Hello students, welcome to the online lecture classes of BSc Part 2nd, Paper 2nd, Physiology and Biochemistry. I am Dr. Bharti Prakash, Associate Professor in Zoology, SPC Government College, Ajmer. Dear students, कोविड-19 के इस कठिन समय में हम और आप क्लासरूम में तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ज्ञान या नॉलेज को कभी ना रुकने वाली नदी कहा गया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने अध्ययन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम इस सेशन की इस पहली क्लास में पेपर 2nd के यूनिट 1 के टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन टर्म जो है इट इंक्लूड्स बोथ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म विद इन द सेल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो एंड द मीन्स बाय विच ऑक्सीजन रीचेज द सेल। क्योंकि सारे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसलिए द ट्रांसपोर्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ दिस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मली कंसिडर्ड एट द सेम टाइम एज द ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए रेस्पिरेशन जो है वो इंक्लूड करता है ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल इन द सेल्स to release energy and breathing. So humans में respiration जो है वो 2 phases में होता है। पहला है external respiration जिसे हम breathing या ventilation भी कहते हैं और दूसरा है internal respiration या जिसे हम tissue respiration भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है उसमें ब्लड जो है वो एयर से ऑक्सीजन लेता है, इट इज़ इनहेल्ड इनटू द लंग्स एंड इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग कहते हैं। फिर आता है इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन, ये सेकेंड फेज होता है। इसमें ब्लड जो है इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड इट रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम थ्रू द टिश्यू फ्लूइड, यानी कि सेल्यूलर लेवल पर या टिश्यू लेवल पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है ब्लड ऑक्सीजन सेल्स को देता है और वहाँ से जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको ले लेता है। The internal respiration is chiefly concerned with the uptake of oxygen, release of energy and production of carbon dioxide by the cells. इसीलिए इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो 2 डिविजन्स जो हैं उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कंडक्टिंग पैसेज और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सीट। तो पहले हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कंडक्टिंग पैसेज। इट्स फंक्शन इज पंपिंग एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स एंड इट कंप्राइजेस ऑफ नेजल कैविटी, यह पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देन कम्स फेरिंग्स जो कि एक कॉन्केव शेप्ड ट्यूबुलर पार्ट होता है। फिर आता है लेरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यह फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में होता है। फिर आता है ट्रेकिया जिसे विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, यह ईसोफेगस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। देन कम्स 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है वो बाइफरकेट होकर 2 ब्रोंकाई में एंड होता है और लंग्स में एंटर होते ही ब्रोंकाई जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू न्यूमरस स्मॉलर ब्रोंकियाई लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज।
सेकंड जो है वो है रेस्पिरेटरी सीट। सेकंड डिवीजन जो है वो है रेस्पिरेटरी सीट। द इंटीमेट इंटरचेंजेस बिटवीन ब्लड एंड एयर अकर इन दिस पार्ट। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लंग्स, देयर कवरिंग्स, द प्लूरा कंटेनिंग विद इन देम। इसमें रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं, एट्रिया होते हैं, एल्वियोलर सैक्स होते हैं और एल्वियोलाई होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स जो होते हैं वो 0.5 मिलीमीटर डायामीटर के होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स जो हैं वो एल्वियोलर डक्ट्स को फॉर्म करते हैं और एल्वियोलर डक्ट्स जो हैं वो एट्रियम में टर्मिनेट होते हैं। एट्रियम में 2 से 5 एल्वियोलर सैक्स खुलते हैं और एल्वियोलर सैक्स छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स एल्वियोलाई में से बनते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। The mechanism of breathing is the process by which the lungs are expected to take in air and then contracted to expel it। यानी कि पहले lungs expand होते हैं जिससे कि उनमें हवा आती है और फिर वो contract होते हैं जिससे कि उसमें से air जो है वो बाहर निकलती है। तो ये साइकिल जो है respiration की वो 3 phases में होती है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पॉज। तो जो साइकिल ऑफ इवेंट्स है वो 16 टाइम्स पर मिनट में होती है। इन अ मिनट 16 टाइम्स जो है वो ये साइकिल ऑफ इवेंट्स जो है वो होती है। द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी विच इज़ पार्टली वॉलेंटरी एंड पार्टली इनवॉलेंटरी। यानी कि जो एक्सपेंशन होता है चेस्ट का इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के टाइम वो एक मस्कुलर एक्टिविटी से होता है जो कि पार्टली वॉलेंटरी होती है और पार्टली इनवॉलेंटरी होती है। और जो मेन मसल्स होते हैं रेस्पिरेशन के, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जिसे हम क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं, वो होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। तो द इंटरकॉस्टल मसल्स पहले हम लेंगे। मैन में 11 पेयर्स होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स के जो कि रिब्स के बीच की स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ये 2 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ और आगे की तरफ। कहाँ से? जो रिब है, उस ऊपर वाली रिब है उसके लोअर मार्जिन से नीचे वाली रिब के अपर मार्जिन के बीच में। तो ये जो है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्शन जो है वो क्या होता है, ये रिब्स को अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ इंक्रीज करते हैं इनका साइज़, ताकि थोरेसिक केज जो है वो लैटरली और डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज हो सके। और क्योंकि जो थोरेसिक कैविटी है उसकी जो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है तो इंस्पिरेशन जो है वो होता है। अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये कैसे एक्सटेंड हो रहे हैं, दे आर एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ये नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जो है वो एक्सटेंड होते हैं। कहाँ से? ऊपर वाली रिब के लोअर मार्जिन से नीचे वाली रिब के अपर मार्जिन के बीच में। और ये है जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को राइट एंगल्स पे क्रॉस करते हैं। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं ये एक्सटर्नल को राइट एंगल्स पर क्रॉस करते हैं। यह मसल्स जो हैं ये ऐसा माना जाता है कि इनका एक्शन जो है वो एंटागोनिस्टिक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की तरफ से। और जब ये रिब्स को डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो
फोर्स्ड एक्सपीरेशन होता है, जब हम जानबूझ के जोर से जो है एक्सहेल करते हैं उस टाइम पर ये जो है ये काम आती हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सेकंड है डायफ्राम। जो सेकंड मसल जो रेस्पिरेशन में काम आता है वो है डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो मेन मसल है रेस्पिरेशन का, और इसका एक्शन जो है वो पार्टली जो है वो वॉलेंटरी होता है। यह एक डोम शेप्ड का मस्कुलो फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है, और एब्डोमिनल कैविटी में एक कॉन्केव रूफ फॉर्म करता है, जबकि थोरेसिक कैविटी में ये एक कॉन्वेक्स फ्लोर जो है वो फॉर्म करता है। डायफ्राम जो है वो बहुत सारी रेडिएटिंग मसल्स जो है उनसे बना हुआ होता है। अब हम आते हैं व्हाट इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, बिकॉज ये जो है एक मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो इंस्पिरेशन के टाइम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ, और उसकी वजह से थोरेसिक केज जो है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है लैटरली, डॉर्सोवेंट्रली एंड लॉन्जिट्यूडिनली। एक ही टाइम पर वो लैटरली, डॉर्सोवेंट्रली और लॉन्जिट्यूडिनली इंक्रीज हो जाता है। एज द लंग्स आर हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल, हमें पता है कि लंग्स जो हैं वो थोरेसिक वॉल के पास एकदम प्रेजेंट होते हैं, तो अगर थोरेसिक कैविटी के डायमेंशंस इंक्रीज होंगे तो लंग्स जो हैं वो भी एक्सपैंड होंगे, और जो प्रेशर है एल्वियोलाई के अंदर और एयर पैसेजेस में वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर आएगी ताकि एटमॉस्फेरिक और एल्वियोलर प्रेशर जो है वो इक्वलाइज हो सके। एक्सपिरेशन में क्या होता है, यह एक पैसिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो हैं वो दोनों रिलैक्स होते हैं। इंस्पिरेशन में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे ये रिलैक्स होते हैं, तो रिब्स जो हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, और डायफ्राम जो है वापस असेंड होकर वापस से डोम शेप्ड का हो जाता है। So this adds to the elastic recoil of lungs and thoracic wall. जब ये सब होता है तो थोरेसिक कैविटी जो है उसके डायमेंशंस अब डिक्रीज हो जाते हैं। जब वो डिक्रीज होते हैं तो लंग्स जो हैं वो वापस से अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं वापस अपने ओरिजिनल साइज पे आते हैं तो जो एयर का प्रेशर अंदर बढ़ जाता है उसकी वजह से एयर जो है इट इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ देम, लंग्स से एयर जो है वो बाहर निकलती है। अब अगर विग्रस एक्सपिरेशन होता है तो उस टाइम पर जो एंटागोनिस्टिक एक्सपिरेटरी मसल्स थे वो जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो उसमें काम में आते हैं, और दे डिक्रीज द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी स्टिल फर्दर। तो थोरेसिक कैविटी की जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है उस टाइम पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं और थोरेसिक कैविटी की साइज को वो और ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाद आता है पॉज। यह वो टाइम है एक्सपिरेशन के बाद जबकि लंग्स थोड़ा जो रेस्पिरेशन जो है वो उसमें एक पॉज आता है, एक रेस्ट पीरियड आता है। इस डायग्राम में हम मूवमेंट देख सकते हैं चेस्ट की ड्यूरिंग ब्रीदिंग। दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम है ये डॉटेड पोर्शन जो है दैट इज़ द एक्सपिरेशन जब हम दे सकते हैं। एक्सपिरेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर है, और दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द साइड ऑफ द चेस्ट, और इस टाइम पर यहाँ पर इंस्पिरेशन हो रहा है जबकि जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है। Now this is the mechanics of
ब्रीदिंग हम देख सकते हैं, पहला पोर्शन फर्स्ट फिगर जो है इसमें इनहलेशन यानी कि इंस्पायरेशन हो रहा है और सेकंड जिसमें एक्सहलेशन या एक्सपायरेशन हो रहा है। जब इनहलेशन हो रहा होता है तो उसमें क्या है कि जो थोरेसिक कैविटी है उसके डायमेंशंस जो हैं वो इंक्रीज्ड हैं। हम देख सकते हैं जो डायमेंशंस हैं थोरेसिक कैविटी के वो इंक्रीज हो जाते हैं। विद द रिजल्ट क्या है, लंग्स जो हैं, दिस इज़ द लंग, वो भी एक्सपैंड हो जाते हैं। तो जो प्रेशर है एल्वियोलाई के और एयर प्रेसेस के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट एयर जो है कंटेनिंग ऑक्सीजन इट मूव्स इन, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस इंक्रीज हो गए हैं और लंग जो है वो एक्सपैंड हो गया है। डायफ्राम जो है वो असेंड हो जाता है, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस वजह से लंग्स को फैलने की स्पेस मिल जाती है। इस पोर्शन में हम एक्सहेलेशन देख रहे हैं जिसमें कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया है। डायफ्राम जो है वो वापस डोम शेप का हो जाता है और रिब्स जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। तो इससे थोरेसिक कैविटी जो है उसके डायमेंशंस डिक्रीज हो जाते हैं। हम यहाँ पर ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं जो कि पहले एक्सपेंशन हुआ था थोरेसिक कैविटी का, अब वो वापस जो है वो एक्सपेंशन नहीं रहा, थोरेसिक कैविटी की डायमेंशन अब डिक्रीज हो जाते हैं जिससे कि लंग्स वापस अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है उसमें से बाहर की तरफ जो है वो फोर्स हो जाती है, यानी कि एक्सपायर या एक्सपीरेशन जो है वो इसमें एक्सहेलेशन जो है वो होता है। नाउ जितना भी हमने अभी इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को स्टडी किया है उसको अगर हम एक जिस्ट उसकी देखें इन ब्रीफ, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम यह दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन होता है तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम जो है वो उनका एलिवेशन हो रहा है। इसकी वजह से इंक्रीज्ड फ्रंट टू बैक डायमेंशन जो है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो रहा है। यह क्या करता है, एयर प्रेशर इन लंग्स जो है उसको कम करता है। विद द रिजल्ट एयर जो है इट मूव्स इनटू द लंग्स। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का तो क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है इट मूव्स डाउनवर्ड्स। जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो इट इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड इट लोअर्स द एयर प्रेशर इन द लंग्स, और एयर जो है फिर वो लंग्स के अंदर मूव होती है। तो दीज आर द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों रिलैक्स होते हैं। डायफ्राम जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, रिब्स और स्टर्नम जो हैं वो भी रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं। इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है उसका अपना ओरिजिनल जो शेप है उसमें वापस आ जाते हैं और दिस इंक्रीजेज द प्रेशर इन द लंग्स, और जब प्रेशर इन द लंग्स में जब इंक्रीज होता है तो एयर जो है वो बाहर की तरफ निकाल दी जाती है, तो एयर इज exhaled. Now important pressures जो काम में आ रहे हैं during inspiration and expiration, सबसे पहले होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह वो प्रेशर है जो कि एयर एक्सर्ट करती है सराउंडिंग द बॉडी। फिर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। यह वो प्रेशर है जो कि एयर एक्सर्ट करती है लंग्स के अंदर। फिर है इंट्रा प्लूरल प्रेशर या इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, जो कि प्रेशर होता है विद इन द प्लूरल कैविटी विच इज एक्सर्टेड बाय द प्लूरल फ्लूइड। एंड देन कम्स द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर एंड द रिकॉइल प्रेशर। तो ये प्रेशर्स जो हैं ये वर्क करते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नाउ सम स्पेशल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, 3 तरह की स्पेशल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो हैं वो होती हैं। सबसे पहले कफ।
कफ क्या होता है, ये एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है जो कि प्रोसीड करता है एक प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन को। हम बहुत लंबी सांस लेते हैं तो उसके बाद एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब खांसते हैं, कफ करते हैं, तो वो बाहर जो है वो उसको जो हम सांस को निकालते हैं। कफ के साथ एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है जो जो शो करती है कि एयर जो है वो एक नैरो ओपनिंग की थ्रू एक फोर्सफुली बाहर निकली है। फिर आता है हिकअप। यह एक नॉइजी इंस्पिरेशन है, जब हम अंदर सांस लेते हैं जो उसमें आवाज़ आती है, एंड दिस इज कॉज्ड बाय द मस्कुलर स्पाज्म ऑफ द डायफ्राम एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो नॉइज़ है ये प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द सडन सकिंग ऑफ द एयर। एकदम से हम जो एयर को सक करते हैं थ्रू द वोकल कॉर्ड्स। फिर आता है साइंस एंड यॉन्स। यह जो है ये प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन जो है उसकी आवाज़ें होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रीदिंग के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में स्टडी किया, कैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पार्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो कि है गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस।